नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। आज मेरे साथ बंजार के विधायक दूसरी दफ़ा विधानसभा पहुंचे हैं सुरेंद्र शौरी जी। संगठन से निकले हुए हैं, इनको संगठन का भी अनुभव है। अब 2 बारी विधायक बन के हो गए हैं। मौजूदा सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है, विपक्ष की किस तरह की भूमिका रही है और किस तरह की भूमिका ये निभा रहे हैं, इसी मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे सभी पहलुओं पर। सबसे पहले तो टिंज भारत में आपका शौरी साहब बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले सुक्खू सरकार के 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है, 100 दिन से ज़्यादा सत्ता में आए हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि सत्ता राजघरानों से निकल के आम आदमी के पास आ गई है। आपका क्या मानना है, ये कार्यकाल कैसा रहा? जब हिमाचल प्रदेश की कमान अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने संभाली, तो आम जनता के बीच में एक उम्मीद जगी थी कि जैसा आपने कहा कि आम घर से निकला हुआ व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि दूसरे दिन ही निराशा का दौर शुरू हुआ और दूसरे दिन ही पूरे प्रदेश के अंदर बिना तथ्य को जांचे और लोगों की सुविधा के लिए जो संस्थान खोले गए थे वो संस्थान डिनोटिफाई हुए। लोगों को उम्मीद थी कि जो संस्थान जयराम ठाकुर जी ने खोले हैं धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर धीरे धीरे सुविधा मिलनी शुरू हो, जिन जगहों पर हो चुकी थी और कुछ जगह पर मिलनी थी। लेकिन जैसे वो संस्थान बंद हुए और उससे आगे बढ़ते बढ़ते फिर स्कूल बंद हो गए, इसलिए लोगों के बीच में एक निराशा का वातावरण जगा कि हमने कुछ सोचा कुछ और था लेकिन हो कुछ और रहा है। अब हम गारंटियों की बात करें, लोगों को उम्मीद थी कि भाई जो गारंटियाँ कांग्रेस सरकार ने दी है, जिसको कहा था कि पहली कैबिनेट में पूरी होगी, लगातार कहा था कि जैसे सरकार आएगी वैसे ही पूरी होगी, लेकिन उसमें भी ये लगा कि अभी बजट भी पास हो गया और उसमें भी महिलाओं को बहुत निराशा मिली, युवाओं को उसमें निराशा मिली, और जो ओपीएस की बात है उसमें भी अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर ओपीएस का बहाल हुई है या नहीं हुई है। इसलिए एक निराशा का दौर, और ये जो आपने कहा कि 3 महीने हुए हैं, 3 महीने का दौर बड़ा निराशाजनक रहा है। जो लोगों को उम्मीद थी सरकार से उस पर ये खरी नहीं उतर पाई है। गारंटी की आपने बात की, 10 गारंटी की उन्होंने बात की थी। हिमाचल प्रदेश में आप युवा है, बेरोजगारी बहुत है, लाखों बेरोजगार है। रोजगार की भी गारंटी दी गई थी। रोजगार की गारंटी हमारे हिमाचल प्रदेश में आप देखें तो लगभग 2.5 लाख कर्मचारी है। इन्होंने 5 लाख नया रोजगार देने का वादा किया था। उस वादे पर ये सरकार कितना खरा उतर पाई है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो कहा गया था उसके उल्टे इन्होंने जो आउटसोर्स हमने लगाए थे वो निकाल दिए गए। उसके अलावा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो शुरू की गई थी कि इस जो हमारी सरकार ने की थी कि जिसमें एक युवा जॉब देने वाला बनता था, स्वयं तो अपना रोजगार चलाता था लेकिन जॉब उसमें क्रिएट करता था, अपने छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाता था, वो योजना भी बंद कर दी गई। उसके साथ जो कहा गया था कि हम हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, लेकिन हम इसमें बजट में क्या देखा, बिल्कुल निराशा। जो रूटीन की भर्तियां हैं जो पिछली सरकार की चली हुई वही थोड़ी सी आगे बढ़ाइए, उसके अलावा नयापन कुछ नहीं है। इसलिए इस प्रदेश के बेरोजगारों के हाथ भी बहुत निराशा लगी है। कर्मचारी चयन आयोग, उसको पहले सस्पेंड किया, फिर भंग किया। ये कहा गया कि वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना। क्या उसका समाधान है? किसी संस्थान में अगर भ्रष्टाचार है तो उस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि संस्थान ही बंद होने चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। संस्थान बंद करना कोई समाधान नहीं है। अगर कोई दोषी पाया जाता है उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर हज़ारों नहीं लाखों बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने तैयारियां की है, कंपटीशन की तैयारियां किया है, बहुत सारे एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग है जो होने हैं, लेकिन इस सरकार ने उसके लिए कोई समाधान नहीं निकाला है। हमने कहा संस्थान बंद नहीं होना चाहिए, संस्थान भर्तियां नियमित रूप से होती रहनी चाहिए, लेकिन नए लोग आप उसमें बैठाइए, उसमें नयापन आप लाइए। लेकिन किसी ने भ्रष्टाचार किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। हम भी कहते हैं कि जो ऐसे संस्थानों पर बैठे हुए लोग अगर भ्रष्टाचार इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उन पर कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उसमें प्रावधान होना चाहिए। लेकिन संस्थान बंद करने का कोई औचित्य नहीं है, संस्थान बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन जो रोजगार की आस लेकर के बैठा है कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैंने ये पेपर एंट्रेंस भरा है, वो तुरंत इस सरकार को करने चाहिए। आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, अब सरकार भाजपा की नहीं है। बंजार का विकास, कैसे बंजार का विकास जो 5 साल में हुआ था वो उसमें कैसे वो निरंतरता बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और क्या चुनौतियां आप समझते हैं कि क्या चुनौतियां? दूसरा, आपकी विजन क्या है? आपका विकास, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक वर्ग तक विकास एक समान पहुंचे, उसके लिए आपका बतौर विधायक आपका क्या विजन है? पिछले 5 वर्ष के अंदर जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बंजार विधानसभा को हर दृष्टि से विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम हमने किया है। चाहे टूरिज्म की बात हो, नए डेस्टिनेशन हमने वहाँ बनाए हैं,
लालजी के पास पर्यटन का एक नया डेस्टिनेशन हमने वाटर स्पोर्ट्स शुरू करके किया है। नई राहें नई मंजिलों से बहुत सारे जरूरी दरा हमने बहुत अच्छा बनाया है। वहाँ पार्किंग और वहाँ पर 8-9 करोड़ के लागत से बहुत अच्छा डेस्टिनेशन जलोड़ी को भी बना रहे हैं। उसके साथ हमारी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, उस नाते प्रयास किया है। मैंने अपनी विधानसभा के अंदर पिछले कार्यकाल के दौरान छोटी बड़ी सड़कें मिला करके लगभग 180 से अधिक सड़कें निकाली है, जिसका हमने बाकायदा सूची भी प्रकाशित की थी। उसके साथ अन्य विभागों के अंदर भी हर क्षेत्र के अंदर बंजार में सब जज कोर्ट हमने अपने कार्यकाल के अंदर लाया। बाईपास बंजार का जाम की समस्या थी, उसको हम समाधान हमने किया। आजकल बाईपास का काम चला है और बाईपास का काम के लिए 7 करोड़ 31 लाख हमने लाए। बंजार में फायर ब्रिगेड हमने शुरू की। बंजार की सब्जी मंडी का नया भवन जिससे 7 करोड़ लागत के से वो बन रहा है, वो हमने लाया। तो ऐसे सेंज के पास तहसील हमने 40-50% मत बनाई। ऐसे बहुत सारे गरसा के अंदर बहुत सारे काम पूरे क्षेत्र के अंदर हमने पिछले 5 वर्ष के अंदर किए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सरकार उन कामों को आगे बढ़ाएगी। लेकिन मैंने कहा है जहाँ मुझे दिक्कत दिखेगी तो मैं हमेशा जनता के साथ हूँ और लगातार सरकार से लगातार मांग करते रहेंगे। जो आने वाले समय में समस्या आएगी, एक पूरे विधानसभा को हमने टूरिज्म का हब बनाना है। बहुत सारे होम स्टे हमारे वहाँ पे हैं, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कहीं संघर्ष करना पड़े तो सड़क से लेकर के सदन तक लगातार जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे लोगों की सुख सुविधा के लिए और बंजार विधानसभा को विकास की नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने के लिए। अंतिम सवाल ले लेते हैं। वाटर सेस लगाया है और सरकार का ये दावा है कि नई पहल हिमाचल प्रदेश में की गई है। हाइडल प्रोजेक्ट्स आपके ज़िले में भी, आपके विधानसभा क्षेत्र में आप भी उठाते रहे हैं मसला। कितनी आप क्या मानते हैं कि वाटर सेस लगाना क्या समय की ज़रूरत है, या फिर इसमें कोई और तरह का परिवर्तन या स्टेक होल्डर को भी उसमें सहमति उनकी या उनको भरोसे में लिया जाना चाहिए था, वो लगाते ज़रूर? जहाँ तक वाटर सेस की बात है, मुझे लगता है कि अगर प्रदेश का रेवेन्यू अगर इसमें से बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ठीक है, लगाया है। लेकिन अब इस पर बहुत सारी पहलुओं पर विचार करने की ज़रूरत है। मैं आज ही अखबार पढ़ रहा था कि उसमें कोर्ट में लोग चले गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने सभी पहलुओं को जांचा होगा कि अन्य प्रदेशों में किस तरह से वाटर सेस लगाया गया है। और जहाँ तक मेरे क्षेत्र के अंदर प्रोजेक्ट है वो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट हैं और वहाँ पर अभी हमें प्रोजेक्टों से काफ़ी लाभ भी मिल रहा है और लाडा का पैसा अभी हमारा कुछ बचता है, कुछ और पैसा आया है। लेकिन जो वाटर सेस की बात है, इसमें सरकार ने विभिन्न पहलुओं को जांचा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रेवेन्यू बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोर्ट में लंबित नहीं पड़ना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बंजार के विधायक थे जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जनता की मांगों को लेकर सड़क से अगर जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष भी किया जाएगा। 3 भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।